अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेदक लक्षण या विशेषताएं। इसमें क्या देखिए कहता है कि हाँ सारा सारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लक्षण होता है वह क्या होता है? साधन की गतिशीलता। पहला होता है साधन की गतिशीलता। तो साधन की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ, है ना, फैक्टर्स, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कहता है उत्पत्ति के जितने साधन है, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है, इसकी मोबिलिटी आ जाती है। अर्थात क्या होता है कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है और दोनों में जब रिलेशन बन जाता है, दोनों का एग्रीमेंट होता है कि भाई आप इतने वस्तु हमारे यहाँ भेजेंगे और इतने वस्तु मैं आपसे खरीदूंगा, वस्तु की सूची बनी रहती है। तो जब आपका कोई वस्तु, मान लेते हैं आपका कोयला ले रहा है अमेरिका, या आपका अबरक ले रहा है, या आपका चाय ले रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 3 वस्तु है, तीनों में आपका एबंडेंस है, मतलब बहुतायत है, आपके पास इसकी प्रचुर मात्रा, अबरक की प्रचुर मात्रा है, कोयले का भी है, आपका कोयला बड़ा जो है बड़ा हीट और कार्बन वाला है, तो उसके लिए यूटिलाइजेशन है, तो वो लेना चाहता है और आपका जो है आप देते हैं, और उनसे आप कहते हैं ठीक है आपका यूरेनियम लेना चाहते हैं, आप यूरेनियम लेंगे हम एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए। तो इस तरह से दोनों के बीच जब एग्रीमेंट होता है तो आपका क्या हुआ? तो आपके जो साधन है वो साधन गतिशील हो गया। अगर व्यापार नहीं कर रहे हैं, बंद घर में बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी साधन यूं पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो साधन की गतिशीलता आ जाती है, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर हो जाता है। अमेरिका आपको ऑफर करता है ऐसा कीजिए, हम जो है हमको 100 एकड़ जमीन दे दीजिए, हम वहां प्लांट लगाना। फ्रांस आपको ऑफर करता है कि राफेल क्यों खरीदते हैं, हम आप ही के घर में ही राफेल बना देंगे, हमको जगह दे दीजिए। तो क्या हुआ? भूमि की उपयोगिता बढ़ गई, आपका श्रम बेकार पड़ा हुआ था, आपका श्रम वहां लग गया, उसको रोजगार मिल गया। पूंजी आपका यूं पड़ा हुआ था, कोई लोन लेने वाला नहीं था, उसको पूंजी आप दे दिए। तो इस तरह से क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ दी फैक्टर्स होने लगता है। किसके कारण? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे, कई देशों के साथ समझौता नहीं करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, तो आपका साधन यूं ही बेकार पड़ा रहेगा, आपकी मोबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए हर देश चाहता है कि हमारे पास जो साधन है, जो संसाधन है ना, जो उत्पत्ति के साधन है, जितने फैक्टर्स है, वो मोबाइल हो जाए, मोबिलिटी आ जाए, गतिशीलता आ जाए उसमें। तो पहला लक्षण होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साधन की गतिशीलता। क्लियर है? उसके बाद स्वतंत्र मौद्रिक प्रणाली। देखिए दूसरा इसका लक्षण, स्वतंत्र मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, फ्री मॉनेटरी सिस्टम। देखिए आप जानते हैं कि हर देश की अपना अपना मॉनेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अमेरिका का अपना डॉलर सिस्टम है, ठीक है, जापान का अपना डॉलर सिस्टम है, येन, चीन का अपना डॉलर सिस्टम है, पाकिस्तान का अपना, मतलब हर देश का अपना अपना एक मॉनेटरी सिस्टम होता है। तो कहता है कि सभी देश जो है, सब देश अपने अपने मॉनेटरी सिस्टम से क्या है, बंधे हुए हैं। तो उनका अपना अपना डॉलर का अपना मूल्य है ना, फ्रैंक का अपना मूल्य है, येन का अपना मूल्य है, युआन का अपना मूल्य है, ठीक है ना। तो पौंड का अलग है, स्टर्लिंग का अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? सब अलग अलग गीत गा रहा, अलग अलग ढंग से अपना प्राइस है। तो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है जब होता है तो एक स्वतंत्र मौद्रिक प्रणाली विकसित हो जाए, अर्थात एक मानक मुद्रा का निर्धारित कर दी जाती है, देखिए डॉलर को। और डॉलर इसलिए मानक मुद्रा है क्योंकि वह सर्वग्राही है और सर्वसम्मति से स्वीकार्य है। ठीक है, सभी लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से उसका एक्सचेंज भी किया जा सकता है। इसीलिए चूंकि अमेरिका विकसित राष्ट्र है, अपने डॉलर को ऊपर बना के रखे हुआ है, उसके मूल्य में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए लोग उसको क्या एडमिसेबल करेंसी बोला जाता है डॉलर को। तो डॉलर को सब मानक मान लिया है, किसी भी देश से व्यापार कीजिए डॉलर में आप भुगतान कर सकते हैं, सब ले लेगा, सहज रूप से आपसे ले। तो कहता है कि पृथक अलग अलग मुद्रा अलग अलग देशों में होने के कारण और अलग अलग विनिमय प्रणाली होने के कारण एक स्वतंत्र मुद्रा नहीं बन पाती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही एक स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली और विनिमय दर का विकास होता है, जिस कारण से आज इंटरनेशनल ट्रेड होने से आज डॉलर जो है सर्वमान्य मुद्रा बन गया और सभी देश स्वीकार कर और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका कि स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का के कारण ही जन्म लेती, ठीक है, जिसमें सभी मुद्राओं को स्वीकृति मिल जाती है कि आप डॉलर के रूप में पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए रुपए भी इधर हाल के वर्षों में कई देशों ने एडमिट किया है कि मैं रुपए में ही व्यापार करूंगा आपके साथ, आप रुपए दो मैं सामान दूंगा, या आप जो है हमको सामान दो मैं भी रुपए दूंगा। अर्थात धीरे धीरे आप लोग अपने अपने मुद्राओं को ऊपर करने के लिए और उसकी
सर्वव्यापकता और सर्व स्वीकारता बनाने के लिए वह अपने अपने करेंसी इस तरह से किया गया है, ठीक है ना। तो विदेशी विनिमय प्रणाली पर जो है क्या है, पर अभी देखिए जितने भी विनिमय एक्सचेंज पॉलिसी है अमेरिका, उसमें अमेरिका पूरा वॉच रखता है, अपने डॉलर को कभी गिरने ही नहीं देता और ना उसको कंटेस्ट या कम्पीट करने के लिए कोई मुद्रा आगे आती है। कई राष्ट्र यूरोप का मिलकर यूरो को लाया था, लेकिन यूरो भी डॉलर के तुलना में नहीं टिक पाया, ठीक है ना। रूबल जो रूस का है वह भी नहीं टिक पा रहा है, तो डॉलर आज तक भी सर्वमान्य मुद्रा है। IMF जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। करेंसी स्वैप में है कि आपका ऑटोमेटिक स्वैपिंग रहता है, और क्या इंटरनेशनल ट्रेड में जो है आपको अपना डाल दीजिए, अपने अनुसार चलता रहता है उसका। लेकिन हमेशा डॉलर क्यों नहीं पिछड़ता है, डॉलर हमेशा ऊपर रहता है। उसका कारण है ना कि अमेरिका की जो भागीदारी है व्यापार, विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा है। कौन देश ऐसा नहीं जो अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर, कहाँ उसका विदेशी व्यापार नहीं चलता है। एक है, दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि IMF में, इंडियन मॉनेटरी फंड में उसकी सबसे ज्यादा कोटा है भागीदारी, ठीक है। IBRD यानी विश्व बैंक में उसकी सबसे ज्यादा कोटा है, तो फिर उसकी डॉलर क्यों नहीं सरमाने रहे। एक विकसित राष्ट्र है और दादा है, अभी पूरे वर्ल्ड का दादा है वो। रूस के बाद जब 1991 में जब रूस का विघटन हुआ था, जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, हुआ सोवियत संघ गणराज्य, उसमें कई यूक्रेन वगैरह कई देश वगैरह सब टूट के अलग हो गए और बाद में रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं रहा। तो आज जो है अमेरिका ही तो है। अमेरिका भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वह कई राज्यों का मिला हुआ एक देश है। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया था 1991 में, जिसमें कोल्ड वार चलता था, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में 2 ही ध्रुव था, एक उधर रसिया था और उधर एक अमेरिका। उस समय डॉलर को बहुत चैलेंज मिलता था, डॉलर उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन डिनोमिनेशन ऑफ द रशियन रूबल एंड डिवाइडेशन ऑफ द रशियन कंट्री, द डॉलर हैज बिकम द किंग ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबसे ज्यादा हो गया ये। और यही कारण है कि डॉलर जो है आज सर्वमान्य है, आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा है। यूरो भी फेल कर गया, यूरो भी नहीं है। चलिए आगे लिखिए। बृहद भौगोलिक दूरी, देखिए अलग अलग क्या है, विभिन्न राजनीतिक इकाइयां। अगला है विभिन्न राजनीतिक इकाइयां, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स है या पार्टी है। आप देखते होंगे कई देश ऐसे हैं, कई जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कई जगह संसदीय व्यवस्था है, कई जगह राष्ट्रपति शासन है, तो कई जगह प्रधानमंत्री का है। तो कई देश में कहीं डेमोक्रेसी है, तो कहीं जो है आपका तानाशाही है, कहीं जो है किंगशिप है। तो कई जगह पूरे वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं तानाशाह है, कहीं साम्यवाद है, कहीं समाजवाद है, तो कई तरह के है, कहीं पूंजीवाद है। तो कई तरह के स्वरूप पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तो आखिर ये कैसे बात बनेगी, तो ये सब देशों को कौन जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोड़ता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही वह कड़ी होती है जिसके आधार पर सभी देश आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और मल्टीलैटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद तब वस्तुओं का आदान प्रदान सबसे बड़ी लक्षण है। विभिन्न प्रकार के सरकार को, विभिन्न विचारधाराओं को एक सूत्र में बांधते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ही कारण होता है। और कहता है कि विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य होने के कारण राजनीतिक सीमाओं भी तो अलग अलग होता है, हर देश का अपना अलग अलग है। तो सीमा से बाहर होने के लिए किसका सहारा चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। आज अमेरिका आपको इतनी दूर, अमेरिका के किधर, आपको धरती के उस छोर में है और हम लोग इधर हैं, ठीक है, नॉर्थ में है, वो वेस्टर्न में है, हम लोग ईस्टर्न में, वो वेस्टर्न में है। तो उतना दूर से आपके यहाँ व्यापार करने आता है, व्यापार होता है, आप भी भेजते, वह भी आता है। तो ये क्या है, इसको दोनों देश को जोड़ने का एक ही कड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए कहता है कि विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को जोड़ता है कौन, इंटरनेशनल ट्रेड जोड़ता है। इसलिए इसका यही लक्षण है, विशेषता यही है। अगला लिखिए, बृहद भौगोलिक दूरी। बृहद भौगोलिक दूरी, देखिए इतनी दूरियां हैं ज्योग्राफिकल कि बहुत डिस्टेंस है बना हुआ, ठीक है। कहता है कि अगर फोर्थ लक्षण की बात करते हैं तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है दूरी की समस्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर देती, महंगा बना देती, ठीक है। इतनी दूरी है कि किसी कोई वस्तु यहाँ से अमेरिका भेजिए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा लग जाए, लाने आने का भी। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बनाया जाता है उस ढंग का, इस ढंग का एग्रीमेंट होता है कि आसानी से वस्तु आ जाए, वस्तु चला जाए, लागत भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, वस्तु भी क्वालिटी फुल हो, है ना, ड्यूरेबिलिटी हो, और ताकि आपको जो है दोनों का आसानी से व्यापार। तो भौगोलिक दूरी के कारण भी क्या होती है, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही वह कड़ी है जिससे दूरी कम हो जाती है।
और एक सिस्टम डेवलप हो जाता है बंदरगाह के या वायु मार्ग के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू, रेल मार्ग के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी सुलभ बनाती है और दोनों देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, करता है। ठीक है ना। अगला भुगतान शेष की समस्या। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या होती है। देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान शेष के लिए किसी भी राष्ट्र को अधिक संसाधन का प्रबंधन करना पड़ता है, जबकि घरेलू व्यापार में आंतरिक असंतुलन रहता है। अब देखिए, जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, मान लिया आपका रिवर्स हुआ, तो इसको भी ठीक कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही ठीक करेगा। आपका अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो मान लेते हैं चीन के साथ हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसकी भरपाई हम कहाँ करते हैं? दूसरे देशों से करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो उसकी भरपाई वहां हो जाती है। तो जब तक आप मल्टी लैटरल ट्रेड नहीं करेंगे, तो कैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही वह मार्ग होता है जिससे कि भुगतान शेष की समस्या को सुविधा पूर्वक बैलेंस यानी कि संतुलन में किया। अगर किसी एक अमुक देश के साथ उसकी भुगतान संतुलन विपक्ष में है और किसी दूसरे पक्ष में है, तो ये दोनों की संतुलन बनाए रखने उस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना संभव हो पाता है। दिस इज द फीचर्स ऑफ द, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सांख्यिकी सूचनाएं। अब देखिए, सांख्यिकी सूचनाएं क्या होती है भाई? स्टैटिकल सांख्यिकी सूचनाएं, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। आप देखिए, कोई भी जो देश होता है, उस देश की अपनी अपनी एक बैलेंस शीट होती है, अपना अपना एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, अपना उसका एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, अपना उसका एक विशेष उत्पाद होता है जिसके कारण से वह देश विश्व में प्रचलित होता है या उसको रिकॉग्निशन मिला हो रहता है, मान्यताएं मिली। तो आखिर ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कब होगा? जब आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे। आप उनके यहाँ जाएंगे, आपका उनका आदमी आपके यहाँ आएगा, तो सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, दोनों देश एक दूसरे देश के बारे में जान पाता है, किसके कारण? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड्स द स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, है ना, बिटवीन द बोथ कंट्री हु आर इंडल्ज इन द इंटरनेशनल। ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। ठीक है, तो लिखिए और एक और लिख लीजिए, व्यापार शर्त की गणना या लाभ का बंटवारा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, लाभ का बंटवारा। ठीक है, या व्यापार, है ना, व्यापार शर्त की गणना। क्योंकि देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है किसी भी देश के साथ, जब व्यापार होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, वहाँ व्यापार शर्त की गणना, टर्म्स ऑफ ट्रेड। हम आप लोगों को क्या लगता है कि आप जब भी देखिएगा देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जब विदेश में जाते हैं, उसके साथ एक व्यापारियों का समूह जाता है, हमेशा बहुत सारा 100, 200, 400, एकदम हजार व्यापारी के साथ। तो वहां जाके क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी गए अमेरिका तक घूमने जाते हैं, व्हाइट हाउस देखने जाते हैं? नहीं, वहाँ कई लंबी दौड़ की वार्ता होती है। वहाँ के बड़े उद्योगपति से मिलते हैं, वहाँ के कई बड़ी कंपनियों से मिलते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ साथ में जाते हैं। वो दोनों को आपस में जो है मीट टूगेदर होता है। उसके बाद दोनों देश की तरफ से देश के प्रधान राष्ट्राध्यक्ष आपस में समझौता करते हैं और दोनों एक दूसरे को वीजा का, आने जाने का, सामान का, सारी शर्तें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं और उसके अनुसार लाभ का बंटवारा होता है कि हम 10% कमाएंगे, वो 20%। क्योंकि दोनों व्यापार के बीच एक टैरिफ होता है, टैरिफ जिसको प्रशुल्क बोला जाता है। तो अगर कोई देश के व्यापार को हतोत्साहित करना है तो टैरिफ लगा दीजिए 200%, 300%। अभी देखिएगा, चीन और अमेरिका में बहुत ज्यादा स्टील को लेकर दोनों का ट्रेड वार छिड़ा हुआ था। ठीक है, व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ था। तो वो उस पर 50% स्टील पर टैरिफ लगा दिया कि चीन का माल अमेरिका में नहीं बिकेगा। तो चीन क्या किया, 100% से टैरिफ लगा दिया अमेरिकी वस्तु पर कि आपका माल यहाँ नहीं बिकने देंगे। तो इस तरह से टैरिफ के द्वारा वो ट्रेड वार हो जाता है। तो इससे बचने के लिए लाभ की बंटवारा पहले कर ली जाती है कि भैया हम 10% से ज्यादा हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और उनका भी होता है कि भैया हम भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी आबाद रूप से, स्वतंत्र रूप से दोनों का व्यापार होता रहेगा। व्यापारी दोनों आपस में माल मंगाते रहेंगे, भेजते रहेंगे और लाभ का बंटवारा करते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड और लाभ के बंटवारा इसके प्रवेदक लक्षण है किसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ये सारी चीज चलते रहती है, तब इंटरनेशनल ट्रेड दो देशों के बीच होता है। दैट्स ऑल, क्लियर? ये आएगा, आराम से आप लोग लिख देंगे बना के, नोट्स 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा सब, कुछ है नहीं। 70% तो आपको यही यादें करा दिए। चलिए अगला लिखिए जल्दी से। इसी में क्वेश्चन था टेल में
क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत का होना आवश्यक है? इज नेसेसरी ए सेपरेट थ्योरी फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी समझा देते, बोल देते, इसमें तो कुछ है नहीं। देखिए इसमें दो विचारधारा है, ठीक है। एक विचारधारा है पारंपरिक अर्थशास्त्री का विचारधारा और दूसरा विचारधारा है आधुनिक अर्थशास्त्री का विचारधारा, ठीक है। तो एक पक्ष मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चूंकि पृथक अध्याय है, पृथक सिद्धांत है, पृथक एक स्वरूप है इसका, और घरेलू व्यापार जो है एक अलग स्वरूप है। क्योंकि घरेलू व्यापार में क्या होता है, अपने ही देश के अंदर व्यापार होता है, नंबर एक। नंबर दो, अपने ही लोग होते हैं भागीदार, यानी एक लेने वाले, एक खरीदने वाले, एक बेचने वाले। दूसरा चीज, अपनी ही करेंसी में व्यापार होता है, यानी रुपए में होता है। तो भौगोलिक सीमा भी जो है अपने ही देश के अंदर होता है। तो घरेलू व्यापार की तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। इसलिए कहता है आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं, या अर्थशास्त्री का एक वर्ग कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग से एक सिद्धांत होनी चाहिए, पृथक सिद्धांत होनी। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, भुगतान से इसकी समस्या सॉल्व होती है। दूसरा, साधनों की गतिशीलता होती है। तीसरा क्या होता है, भौगोलिक इकाइयां अलग अलग होती है। चौथा क्या होता है, विभिन्न प्रकार का बाजार होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है और विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हर देश का लोग अलग अलग ढंग का है, हर अलग अलग उसकी उपभोग की वस्तुएं है, अलग अलग उसकी आवश्यकता है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है, अलग अलग मौद्रिक प्रणाली है, कहीं डॉलर में है, कहीं रूबल में है, कहीं रूबल में है, कहीं पाउंड में, कहीं स्टर्लिंग में, कहीं येन में, है ना, कहीं युआन में, कई तरह के हैं मुद्राएं। तो अलग अलग है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक अलग सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, ताकि सारी बातों पर ध्यान रख सके और यह बता सके कि नहीं भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक पृथक विभाग है, एक पृथक है ना विषय वस्तु है, जिसके लिए एक अलग से सिद्धांत बनाई जानी चाहिए। घरेलू व्यापार से उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। तो ये हो गया पहला विचारधारा। इसमें एडम स्मिथ का सभी सिद्धांत के बारे में बता देते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा रफ जान लीजिए। देखिए, सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हम लोग 4 सिद्धांत की बात करेंगे और चारों सिद्धांत के बारे में बता देते हैं। कल 2 सिद्धांत खत्म कर देंगे, कल पढ़ा देंगे। इसमें जो है ना, इसमें से एक सवाल पक्का रहता है, चारों अगर पढ़ लीजिए तो एक आपको आ जाएगा। देखिए, डब्ल्यू में एक्सर ओलिन पूछा था, हैवर्लर उसके पहले वाले में पूछा था, रिकार्डो और एडम स्मिथ नहीं पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का थ्योरी तो बहुत सारा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, देखिए इसमें से पहला जो है ना, पहला थ्योरी है एडम स्मिथ, ठीक है। दूसरा थ्योरी है रिकार्डो का, डेविड रिकार्डो, ठीक है। तीसरा थ्योरी है एक्सर ओलिन का और चौथा है हैवर्लर का, हैवर्लर, ठीक है। देखिए, इनका जो था, इनका था एब्सोल्यूट बेनिफिट थ्योरी, ठीक है। बेनिफिट के या प्रॉफिट के, एब्सोल्यूट प्रॉफिट कर दीजिए, एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी, इसको बोलते हैं निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, ठीक है। डेविड रिकार्डो का था कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी, इसका था तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। एक्सर ओलिन का था सामान्य संतुलन का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अवसर लागत का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से है, ये दोनों पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये दोनों नहीं पूछा है, दोनों में से आपको आएगा। हो सकता है अगर रिपीट करेगा तो आएगा। तो 2-3 को पढ़ लीजिए, एक दिन में 2 को, एक दिन 2 पर खत्म हो जाएगा इंटरनेट, इस तरह से आपका। लेकिन इसमें से वीवीआई सेक्शन एक सवाल रहता ही रहता है, इसी में घुमा घुमा के फंसाता है। तो इतना पढ़िएगा, इसमें आपको चारों नोट्स में दिया हुआ है, जो भी लोग नोट्स कराए होंगे उसमें दिया हुआ है। ये है। देखिए, पहला है एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। दूसरा है कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तीसरा है समान संतुलन और चौथा है अवसर लागत का सिद्धांत, हैवर्लर। देखिए, कभी कभी क्या कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ के सिद्धांत की व्याख्या करें, तो ये उल्टा ये मत लिख दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार आपको, बहुत बच्चा गलती किया है, पूछा कुछ लिख के आया कुछ, कहा सर नंबर नहीं मिले, हमने लिखे क्या थे, तो सर ये वाला लिख दिए थे। अरे ऐसे होता है, ढेला फेंक देने से अब निशाना लग जाता है। अफसर बनिएगा, दिमागे नहीं है कि कौन क्या दिया सिद्धांत, रट जाइए। अवसर निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने दिया।
सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया? एक्सर ओलिन ने दिया। और अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया? तो हैबर्लर ने दिया। आपको खाली क्वेश्चन आ जाएगा कि हैबर्लर के अवसर लागत का सिद्धांत या हैबर्लर के द्वारा दिए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या करें। हो गया। अब आप खोजते रहिए दिया बाढ़ के कहा मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं उतना नहीं मेहनत कीजिएगा तब कैसे होगा, यही चीज है। तो इसको देख लीजिए आज, बाकी दूसरे दिन देखेंगे। अभी थोड़ा सा तबियत ठीक हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहानी है। अभी मिटा है, हाँ ठीक है, तब इसको मिटा दें। देखिए कॉमन एब्सोल्यूट एडवांटेज थे, एडवांटेज या प्रॉफिट कुछ भी कोई भी वर्ड जोड़ सकता है बाय एडम स्मिथ। देखिए कहता है कि मान लेते हैं दो देश है, एक ए देश है एक बी देश। तो ए देश में मान लेते हैं कि अगर कोई भी चीज है, मान लेते हैं कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ है, दूसरा व्हीट है, ठीक है, गेहूं है। तो कहता है अगर ए देश कपड़ा बनाता है उसको 100 रुपए की लागत लगती है, और वही देश अगर वह बी देश बनाता है उसको 80 रुपए का लागत लगता है, ठीक है। और कहता है कि ए देश अगर गेहूं उत्पादन करता है उसे 80 रुपए की लागत लगती है, और जब वह है ना कपड़ा बनाता है बी देश उसे 100 रुपए की। क्या मतलब? क्या है मतलब? है कि दोनों एक बार देखने से पता चलता है कि दोनों में एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो रहा है, दोनों देश को एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर ए देश को कपड़ा लेना है तो कपड़ा जो बना रहा है बी देश जो कपड़ा बना रहा है वह उससे क्या 80 रुपए उसको लग रहा है। तो ये अपने यहाँ नहीं बना के इसे व्यापार कर लेगा, ये आराम से व्यापार इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, बी देश को गेहूं उत्पादन में 100 रुपए लगता है लेकिन कपड़ा बनाने में उसको 80 रुपए लग रहा है, ठीक है, गेहूं उत्पादन में। तो ये देश को क्या करेगा, ये क्या करेगा, इससे वो एक्सपोर्ट कर लेगा, इससे वो कर। तो ये क्या करना है, ये करता है कि जब दो देश आपस में अगर एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिख रहा है, एकदम निरपेक्ष लाभ दिख रहा है दोनों देश को, तो दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं। यानी देश ए है या अमेरिका भारत ले लीजिए, तो अमेरिका को अगर गेहूं उत्पादन में ज्यादा लागत आ रही है तो वह नहीं करेगा उत्पादन अपने, वह भारत से आयात करना पसंद करेगा। हमको मोटर कार बनाना है तो मोटर कार हमारा इंपोर्ट करना है, तो मोटर कार के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उसको इंपोर्ट कर ले, तो अमेरिका से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर एब्सोल्यूट लाभ दोनों देशों को होता है एक दूसरे के वस्तु पर, तो वह दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंडल्ज हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और दोनों आपस में व्यापार करने लगते हैं, ठीक है ना। अगर एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं होता है, अगर एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं है तो वह तो उसे व्यापार नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। अगर अमेरिका को हमसे लाभ नहीं है तो हमारे साथ व्यापार एग्रीमेंट नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये पारंपरिक परिभाषा है, एडम स्मिथ 1776 में ही अपने वो इस परिभाषा को निकाले थे। उसने कहा था कि ये तो सिंपल सी बात है, और जहां लाभ होगा वहां व्यापार होगा, जहां लाभ नहीं होगा वहां व्यापार नहीं होगा, सिंपल सा दे। तो कहा भाई तू मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, आलोचक का कहना था अगर ऐसा हुआ तब तो फिर व्यापार हो ही नहीं पाएगा, और जिसको जहां लाभ है वही करेगा। तब बाद में रिकार्डो ने उनके सिद्धांत को सुधारा और सुधार के कहा कि नहीं, आप केवल लाभ की बात मत कीजिए, कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात कीजिए। उन्हीं के सिद्धांत को सुधार के उन्होंने कहा कि कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज में अगर दोनों देश एक दूसरे को लाभ दे रहा है तब वह क्या करेगा, वह इससे मंगाना पसंद करेगा, वह इसको बेच। तो उसी के सिद्धांत को सुधार दिया। उसको कहा कि जिसको लाभ होगा वही व्यापार करेगा, नहीं होगा तो नहीं। तो सब आदमी लाभे पे रहेगा तो व्यापार कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कहा कि तब कोई देश व्यापार में जुड़वे नहीं करेगा, इंडल्ज ही नहीं हो पाएगी व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा ही नहीं। तब कहा कि कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज देखा कि दोनों में अगर लागत में अंतर आ रहा है और लाभ दोनों को मिल रहा है, दोनों देश को, तो दोनों देश आपस में बैठ के समझौता करेंगे और समझौता करके दोनों देश व्यापार करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से वह कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी के आधार पर तब व्यापार होता है देश। फिर इसका क्रिटिसाइज कर दिए एक्सर ओलिन साहब आए, वो एडम स्मिथ का भी क्रिटिसाइज किया और डेविड रिकार्डो का भी। उन्होंने कहा कि नहीं, सामान्य संतुलन अगर रहेगा दोनों देश में, बैलेंस पेमेंट अगर बैलेंस रहेगा तभी व्यापार होगा, नहीं तो अन्यथा व्यापार में हो, एक बार व्यापार कर लेगा दोबारा बैठ जाएगा, करवे नहीं। इस तरह से कहता है। हैबर्लर आए, वो कहे नहीं, अवसर लागत का सिद्धांत होती है, अपॉर्चुनिटी देखता है ना। इसको एक्सर ओलिन के सिद्धांत को एबंडेंस थ्योरी भी कहा जाता है। यही चीज में तो इस बार फंसा दिया था डबल एबंडेंस थ्योरी। क्वेश्चन ने घुमा के ऐसा पूछा था कि बच्चा लोग कंफ्यूज कर गया था। उसमें एक बच्ची की कॉपी आया है, उसका नहीं हो पाया, वो पूरा थ्योरी उलट के लिख दिया।
खैर नहीं समझने का तो होगा ही, वहां पर 1-2 मिनट में डिसाइड करना रहता है आपको। तो एबंडेंस थ्योरी में कहा, एक्सल ओलिन ने कहा, क्या कहा कि जिस देश में जिसकी बहुतायत होगी, जिसकी एबंडेंस मात्रा होगी, वह देश उस वस्तु का उत्पादन, क्यों? क्योंकि अगर उस वस्तु का उत्पादन उस संसाधन के थ्रू करता है तो उसकी लागत कम, और दूसरा देश अगर उस वस्तु का उत्पादन करता है जो उसके यहाँ बहुतायत में है, एबंडेंस मात्रा में है, तो उसको वहां पर लागत कम आएगी। और दोनों देश का जब लागत कम आएगी तो दोनों एक दूसरे से उस वस्तु को आपस में बदला बदली करेंगे, सामान्य संतुलन बना लेगा, और दोनों व्यापार में, विदेशी व्यापार में इंडल्ज हो जाएगा, तो दूसरे व्यापार करने लगेगा। उसने उदाहरण लिया, एक सर्वे किया, सर्वे में रिपोर्ट आया था कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, ये सब क्या कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, भारत है, चीन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, ये सब लेबर इंटेंसिव कंट्री। यहाँ पूंजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुशलता स्किल नहीं है, नॉलेज भी नहीं है उतना, लेकिन यहाँ इतनी आबादी होने के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत है, और बहुत जनसंख्या होने के कारण जो है लेबर का घनत्व ज्यादा है, इंटेंसिव ज्यादा है, और मजदूरी दर भी कम है। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को श्रम प्रधान उद्योग को लगाना चाहिए, ना कि पूंजी प्रधान। अगर पूंजी प्रधान उद्योग लगा भी लेगा तो घाटा हो जाएगा, तो श्रम प्रधान उद्योग लगाइए और श्रम प्रधान वस्तु बनाइए, और उस वस्तु को दूसरे देशों के साथ, जहां पर श्रम नहीं है वहां बेच दीजिए, वो ले लेगा आपसे, क्योंकि उसको कम लागत में मिलेगा। वो अगर अपने यहाँ बनाएगा तो ज्यादा मिलेगा, आपसे कम में मिलेगा। और आप चूंकि पूंजी नहीं है आपके पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप वहां से पूंजी का मंगा लीजिए, अमेरिका से। तो इसकी सिद्धांत, तो सब सिद्धांत जुड़ा हुआ है एक दूसरे, इस तरह से आपका वो करता है सिद्धांत। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं आज।